हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले आरपीएफ एसआई। किसकी बात करेंगे? आरपीएफ एसआई की बात करने वाले हैं। इसमें मैथ कितना होता है, जीएस कितनी होती है, रीजनिंग कितनी होती है। तो 35 तो होते हैं हमारे मैथ के क्वेश्चन, 35 होते हैं हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन होते हैं हमारे जीएस के। तो ओवरऑल कितने का होता है? 120 मार्क्स का एग्जाम होता है। आपको 100 प्लस तो टारगेट रखना ही रखना है। 100 प्लस जितने हैं उतने आप अपना उतना ही सिक्योर मान सकते हैं। 100 से कम में तो भाई फिर तो आप रोज कट ऑफ की वीडियो देखोगे। ठीक है, तो मुझे को लगता है कि मेरे ओवरव्यू से इसमें जो एसआई में जो पेपर आता है, मैथ का इतना टफ नहीं आता, लेकिन रीजनिंग थोड़ी ठीक ठाक आती है, कैलकुलेटिव। मतलब ये मान लो कि अगर कंपेयर करें तो 19 तो हमारा मैथ हो जाएगा और 20 हमारा रीजनिंग हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो टाइम टेकिंग भी है और क्वेश्चन थोड़े घुमाने वाले भी है, पजल भी है, ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से पहला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 86, मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जेफरी अपने वेतन का 13% दृष्टि विकलांग संगठन में और 12% अनाथालय में। ठीक है, मतलब टोटल उसके पास था 100 रुपीज, ऐसा मान सकते हैं। 100%, ऐसा मान लो 100% या 100 रुपीज क्या था टोटल था। अब 13% किसको? विकलांग को। 13 विकलांग को, 12 अनाथालय को, 14 शारीरिक रूप से विकलांग संगठन को, और 16 दे दिया चिकित्सा संगठन को। टोटल कितना दे दिया देख लो, 3 2 5 4 9 6 15, कैरी वन, वन वन टू 3 4 5, 55 उसने टोटल खर्च कर दिया। कितना? 55 उसने खर्च कर दिया, बचा कितना होगा? 45 बचा होगा। ठीक है, बात कर रहा है कि उसके पास शेष रूप से 23,445 बचे। मैंने बोला उसके पास 45% बचा, वो बोल रहा है नंबर्स में 23,445 बचा, मतलब 45 की वैल्यू 23,445 है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 5 नम 45, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 1 9। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 521। टोटल पूछता तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते, टोटल निकल जाता। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है अनाथालय में दान दी गई राशि बताइए। अनाथालय में कितनी दी उसने? 12%। जब 1% की वैल्यू 521 है, तो 12% की वैल्यू क्या होगी? आप बोलेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 बन जा 12, टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है, तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 12 बन जा 12, कैरी वन, और 12 दूनी 24, और वन 25, 12 पंजे 60 और 2 62, 62। ठीक है, 6252 राइट आंसर। मुश्किल से ये 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। चैनल मतलब अगर हमारा जो कैलकुलेशन हमारा करने का तरीका आपको पसंद आया है, तो वीडियो को पहले लाइक कर दें और आगे हमारे साथ बने रहें। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, अगर आपको लगता है क्वेश्चन आसान है तो पहले वीडियो पॉज करें, अपने आप अटेम्प्ट करें, फिर अपना तरीका और हमारा तरीका देखें, जो बेस्ट है, जिसमें टाइम कम लग रहा है, आप उसी को एग्जाम में यूज करें। ठीक है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 10 गुना किया जाता है और इसकी परिधि अपनी पहली परिधि का कितना गुना हो जाएगी? जब त्रिज्या 10 गुना हो रही है तो परिधि भी कितना हो जाएगी? 10 गुना हो जाएगी। आप बोलेंगे कैसे? अगर बात करता है वो किसकी? क्षेत्रफल की, तो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। उसने बात की है परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है किसी चीज की, यहाँ स्क्वायर भी नहीं है। अब मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर मल्टीप्लाई 10, 10 आर हो जाएगा। 10 2 जा 20, तो पहले है 2 पाई आर, अब हो जाएगी 20 पाई आर। तो कितने गुना होगी? 10 ही गुना तो होगी। देखो किसका कितना गुना है? 10 गुना है। सिंपल सी बात होगी, स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं है। स्क्वायर होता मतलब त्रिज्या की बात करता, क्षेत्रफल की बात करता, फिर तो वो 100 गुना हो जाती, क्योंकि आर का स्क्वायर करना पड़ता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। ठीक है, तो इसलिए ये तो बिना पेन चलाए आंसर जाना था आंखों आंखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है टेर्निल एक निश्चित दूरी तक सामान्य गति की 10/11वीं गति से चलता है। अच्छा, स्पीड दे रखी है। मान लो पहले उसकी नॉर्मल जो स्पीड थी वो 11 थी, फिर उसने कितनी कर दी? 10 कर दी। ये नॉर्मल स्पीड थी, ये उसने बाद की स्पीड है, आफ्टर स्पीड। ठीक है, और सामान्य गति से, अब देखो स्पीड का उल्टा क्या होता है? टाइम। तो ये कितना हो जाएगा? टाइम 13, ये कितना हो जाएगा? 11, क्योंकि स्पीड का कितना होता है? रिवर्स होता है टाइम। कितना पता होगा आपको। दोनों का डिफरेंस कितना है? मेरे हिसाब से तो एक है, लेकिन वो कह रहा है 13 मिनट है। आप बोलेंगे तो +1 है, लेकिन वो कह रहा है 13 है। ठीक, 13 देखिए, 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई? 13। जिसे मैं इसके सर्कल के अंदर बंद करके लिखता हूँ, समझ लेना वो यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं। 13 मिनट अधिक लेता है, तो लिया गया सामान्य समय बताइए। सामान्य समय मतलब नॉर्मल तो मेरा यही वाला है ना, नॉर्मल देखो एन से नॉर्मल मैंने पहले लिख रखा है। तो 13 10 जा 130। पूछता बाद वाला समय कितना है, तो हम देख करते थे इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्या है? टाइम। सामान्य वाला टाइम यही तो है, और ये बाद वाला टाइम है। तो इसकी बात की 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? जब 1 यूनिट की वैल्यू 13 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 130। टाइम किसमें दे रखा है? मिनट में।
तो ये सब मिनट में ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल वही है जो आंख आंख में क्वेश्चन हो जाते हैं, बिना पेन चलाए जो क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बॉक्स 89 क्वेश्चन है, एक बॉक्स में अनुपात 6, 7, 8 के अनुपात में दे रखे हैं। अच्छा, एक बॉक्स में मानो पहले बॉक्स में कितना है 6 के अनुपात में, दूसरे बॉक्स में है 7 के अनुपात में, तीसरे बॉक्स में है 8 के अनुपात में। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रम से 1 रुपए, मतलब इसका मूल्य है 1 रुपया, इसका मूल्य है 5 रुपया, इसका मूल्य है 10 रुपया। टोटल कितने हो जाएंगे 6 रुपए, 35 रुपए, 80 रुपए। ठीक, यदि बॉक्स में सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, इन सबको ऐड कर दो, टोटल मूल्य कितना आ जाएगा। आप बोलेंगे 6, 5, 11, एक 8, 3, 11 और एक 12, 121। टोटल रुपए मेरे हिसाब से इतने आ गए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इतने नहीं, टोटल रुपए हैं 847। कितने हैं 847। 121 यूनिट वैल्यू कितनी दे रखी है 847। पूछा कितना है 10 रुपए के सिक्कों का मूल्य। 10 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना है, आप बोलेंगे ये वाला है हमारा 10 रुपए का सिक्कों का मूल्य। लास्ट वाला था ना 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ये 8 वाला है। तो जब 121 यूनिट की वैल्यू कितनी है 847, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 847 अपॉन 121। पूछा है हमसे 8 का। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको काट ले जो जिससे कट जाए, जो कट रहा है ये किससे कट जाएगा। तो 11 का स्क्वायर बन रहा है, तो 11 7 जा 77, बचे कितने, हाँ 11 7 77, 11 7 77, 11 11, 11 7 77 और 7 8 56। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग ला के कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे कि आपसे हो नहीं पाएंगे, 30 से 40 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है अभी तक तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। 448 मीटर लंबाई के पुल को पार करने के लिए एक ट्रेन, देखो 448 मीटर तो क्या है पुल की लंबाई है, प्लस ट्रेन अपना आपको भी तो पार करेगी ना। आपको पता है खंबे को पार करने के लिए वो खुद की दूरी को पार करती है, पुल को पार करने के लिए वो खुद की दूरी प्लस पुल की दूरी को भी पार करेगी। कितना टाइम ले रही है, आप बोलेंगे 73 सेकंड लगती है। ठीक है, आगे क्या बोला है, यदि वह ट्रेन के साइन बोर्ड को, मतलब साइन बोर्ड तो पतला सी होता है, खंबे की बात की है, तो वो खुद की दूरी को पार करेगी। अपन कितना टाइम लेती है 41 सेकंड का टाइम लेती है। क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 448 मल्टीप्लाई 41 प्लस 41t इज इक्वल टू 73t। अब टी वाले एक तरफ, बिना टी वाले एक तरफ ले लेते हैं। तो 448 मल्टीप्लाई 41 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 में से एक गया 2 बचे, 7 में 4 गया 3 बचे, 32t। अब जो कट रहा है काट दूंगा, मल्टीप्लाई बाद में करता हूँ, पहले मैं काटने कुछ कर दूं, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे तो आराम से कर लेंगे ना, बाद में जल्दी थोड़ी आ रही है। कितनी बार हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 चौक 32 और 14 चौका 56। 14 का ना 14, लास्ट में 4 यहाँ भी है, कितना बचा 14 मल्टीप्लाई 41 इज इक्वल टू टी। तो 14 बन जा 14, इधर लिख देता हूँ मैं, कैरी 1, 14 4 जा 96, वो 56 और 1 57। ये आ गया ना राइट आंसर। ठीक है, कितना सिंपल था देखो। टी मतलब क्या थी ट्रेन की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, एक उपहार बॉक्स में 10 अंगूठी है। 91, एक उपहार बॉक्स में 10 अंगूठी है, पहले 4 अंगूठी का औसत वजन 39 ग्राम है और अगले 6 का औसत वजन कितना है 40 ग्राम है। तो ठीक है, सिंपल तरीका क्या होता है, 10 की बात की है, टोटल अंगूठी कितनी है 10। ठीक, 4 का औसत वजन कितना है 96, ये क्या होगी नंबर, ये क्या होगा हमारा एवरेज, ये क्या होगा हमारा टोटल सम। कितना हो जाएगा 4 9 36, हाथ से लगे 3, 4 से 12 और 3 15। अगली 6 अंगूठी की बात की, 6 गुणा 40 कितना हो जाएगा ये 240। टोटल कितना हो जाएगा वेट, 6 5 4 9 2 1 3, टोटल वेट हो गया। टोटल अंगूठी कितनी है हमारी 10, ये क्या होगा हमारा एवरेज। एवरेज, एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सबको पता होगा, एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, पूछा कुल अंगूठी का औसत वजन, कुल अंगूठी कितनी थी 10, साफ साफ दे रखा है 10 अंगूठी होती है। 10 अंगूठी, टोटल सम कितना है ये, क्योंकि 4 का ये है 6 का ये है 10 का हो गया ये। ठीक, एवरेज पूछा तो 10 से डिवाइड कर दिया, 39.6 आ गया। कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है, 1000 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के लिए राकेश और विकी द्वारा लिया गया समय 35 अनुपात, देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया। डिस्टेंस को छोड़ो, पूछा क्या है रेशियो में दे रखा है स्पीड, और पूछी क्या है मतलब टाइम दे रखा है, और स्पीड पूछी है। मैंने आपको क्या बताया था, स्पीड का उल्टा क्या होता है टाइम, मैंने ये बोला था ना, यही तो होता है टाइम, मतलब स्पीड इज इक्वल टू 1/टाइम, मैंने आपको बताया था। बिल्कुल ठीक है। अब पूछा गया हमसे टाइम दे रखा है, तो टाइम को उल्टे क्या होगी स्पीड। टाइम कितना दे रखा है टाइम 35 रेशियो 27, स्पीड कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे
उल्टा कर दो, 27 रेशियो 35, ये राइट आंसर हो गया। कितना सिंपल था, देखते ही आंसर आ रहा था, पेन भी नहीं चलाना। अरे समय का रेशियो दे रखा है, स्पीड का पूछा है, स्पीड का उसको उल्टा हो जाएगा, 27 पहले जाएगा, 35 बाद में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन। 486 डिवाइड बाई इतना इतना इतना। अच्छा, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 3 5 जा 15, कितना हो गया है? 4/5 - 2/3। इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये? 15/3 × 12, 5 दूनी 10, 2/15 कितना होगा? 3 × 12 और 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए तो 2 आ गया। ठीक है, कितना हो जाएगा? 486 डिवाइड 12/2/15। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो संख्या हो जाएगी रिवर्स, मतलब ऊपर का नीचे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 15 3 जा 45, लास्ट में 5 यहाँ भी है, लास्ट में 5 यहाँ भी है, 15 3 45, यहाँ से लगे 4, 15 चौका 60 और 4 64, लास्ट में 45 ये रहा। यही राइट आंसर है। पूरा सोल्व मत करो, चाहे कर लो। 15 3 45, यहाँ से लगे 5, वो यहाँ से लगे 4, 15 चौका 60 और 4 64, और 15 दूनी 30 और 6 36। तो जो मैंने ये 5 से 10 सेकंड बाद में ले लिए, क्या जरूरत पड़ी जब मेरे को दिखा कि 45 लास्ट में एक संख्या गई है, तो ये मेरा राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। तो टाइम जितना बचा सकते हो बचाओ, और जो क्वेश्चन एक बार समझ में नहीं आ रहा है उसको बाद में करो, मार्क एंड रिव्यू करके छोड़ दो। जो टाइम बचता है उसको यूज करना है फिर उसमें, तो ये टाइम यूटिलाइज कहलाता है। निर्देश दे रखे हैं, किसी बार ग्राफ का अध्ययन करना है और नीचे प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, 2010 से 2011 के 2 लगातार वर्षों में एक प्रकाश कंपनी 5 शाखा C1 C2 C5 से किताबों की हजारों में बिक्री। अच्छा, क्वेश्चन नीचे दे रखा है अगले पेज पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2010 में सभी शाखाओं में, किसमें? 2010 में सभी शाखाओं में औसत बिक्री क्या है? 2010 की बात की है, मतलब ब्लू वाली की सभी शाखाओं में। 49 ये है, 57 ये है, 83 ये है, 52 ये है, 79 ये है। किसकी बात की है? एवरेज की। तो मैंने मान लिया एवरेज कितना है? 60। मैंने अपनी तरफ से वैसे ही मान लिया, एवरेज है मेरा 60। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 49 में 60 में से कितना कम? 11 कम। अगला ये कितना कम है? ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है? आप बोलेंगे 23 ज्यादा है। उससे अगला 57 वाला, ये 57 कितना कम है? आप बोलेंगे 3 ही कम है। ठीक है, ये कितना है? आप बोलेंगे 8 कम है। ठीक है, ये कितना है? आप बोलेंगे 19 ज्यादा है। नहीं, 29 19, हाँ 19 ज्यादा है। अब देखो, ये माइनस माइनस 19 प्लस 19 कट हो गया, ये 23 और -3 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे प्लस के 20। अब कितना है? 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5, 5 चौक 20 किसके? प्लस के 4। तो मैंने माना एवरेज 60, लेकिन 4 और एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास, तो 60 + 4 64 राइट आंसर। एक तरीका तो ये है, मिडल वाला कोई भी चीज नंबर मान के आप एवरेज मान सकते हैं। और अगर आपको ये समझने आए तो आप क्या करना है, इसको इसको ऐड कर लो, इसको फिर इसमें ऐड कर लो, इसको फिर इसमें ऐड कर लो, इसको फिर इसमें ऐड कर लो। ऐड करने के बाद जो आएगा उसको डिवाइड कर दो, कितने से? 1 2 3 4 5, मतलब टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। जो बताया ना, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। चेक करके देख लो चाहे। 49 83 ये रहा, 9 3 12, 12 7 19, 19 2 21, 21 और 9 30, कैरी 3, 3 4 7 8 15, 15 5 20, 5 25, 7 27, 270। कितना? 270 अपॉन कितना था? 5, कितना हो जाएगा? 5 5 25, 5 चौक 20, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई क्या? 9 3 12, 7 19, 2 21, 21 और 9 30, हाथ से लगे 3, 4 3 7 8 15, 5 20, 5 25, 25 7 32, सॉरी 25 7 32, हाँ ये 32 आएगा। 32, 5 6 30, 5 चौक 20 64, जो वैसे भी 64 आया। जैसा आपको सही लगे वैसे कर सकते हो, इसमें इतना डिफरेंस नहीं आता, बट क्योंकि कैलकुलेशन इजी थी, डाटा सारा इजी था। क्वेश्चन आगे दे रखा होगा, क्या पूछा? ये है क्वेश्चन, अच्छा ये दे रखा, दोनों वर्षों में C1 C3 C5 में कुल बिक्री कितनी है? C1 C3 C5 की बिक्री पूछी है। किसकी? C1 C3 C5 की। मैं लिख लेता हूँ, C1 + C3 + C5 की बात की है उसने, C1 C3 C5, C1 C3 C5, और कुल की बात की है, क्योंकि किसी सन की बात नहीं की, उसने कहा दोनों वर्षों में। किसमें? दोनों वर्षों में, तो रेड वाला भी और ब्लू वाला भी दोनों लेने पड़ेंगे, दोनों वर्षों की बात की है तो। ठीक, कितना हो जाएगा ये? आप बोलोगे देखो यहाँ पे ऐड कर लो इनको, 9 9 18, और ये हो गया 5 4 9 और 1 10। ये भी कितना हो जाएगा? C3, 7 और 1 8, 7 5 12, ऐसे ही हो जाएगा C5, 9 7 16, 7 4
11 और 1 12, 126 प्लस 128 प्लस 108, कितना हो जाएगा? 8 8 16 6 22। लास्ट में तो यही है, यही राइट आंसर है। आगे बढ़ जाओ बस, कुछ मत करो, छोड़ो यहीं पे। आपको सर हमें पता चलेगा राइट आंसर है नहीं है, क्या जरूरत पड़ी, कुछ चेक कर रहा है क्या? हम यहाँ चेक करा देते हैं। 8 8 16 6 22, हाथ से लगे 2, 2 2 4 2 6, 1 और 1 3, क्योंकि 1 और 1 2 और 1 3, 362। सिंपल है ना? एग्जाम में यही तरीका होता है करने का। आ गया? आगे बढ़ो। एक व्यक्ति साइकिल से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज तक 5 मिनट की दूरी पर पहुंचता है। मान लो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। मीन्स क्या हो गया? व्यक्ति साइकिल से जा रहा है यहाँ से, उसने साइकिल चलाई इस तरह से, ठीक, साइकिल चला के ले गया। छात्रावास मतलब यहाँ उसका छात्रावास है, ठीक, इस तरह से। तो मतलब डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक की मुझे नहीं पता, तो मैंने डी मान ली। डी डिस्टेंस है, 45 की स्पीड से जा रहा है और 5 मिनट देर से पहुंच रहा है, मतलब उसे 5 मिनट और चाहिए अभी टाइम से पहुंचने के लिए। अब बोला कि मैंने स्पीड बढ़ा दी, डिस्टेंस तो वही है, स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, चलो 60 कर दी। अब वह 4 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 4 मिनट कम भी होती तो भी वो टाइम से पहुंच जाता। अब डी डी वाले एक तरफ लो, बिना डी वाले एक तरफ, यही करने का तरीका है, ठीक। आप बोलेंगे 1/15, तो मैंने इसमें कॉमन ले लिया, D/3 माइनस D/4 इज इक्वल टू 5 और 4 9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 में से 3 का कितने बचेंगे? 1। और ये कितना मिनट दे रखा है, इधर मिनट है, ये मिनट में दे रखा है 9, और ये दे रखा है किसमें? 45 और 60 किलोमीटर में, तो इसको चेंज कर लेंगे मिनट को आवर में, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि आंसर भी किलोमीटर में दे रखा है, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये? D/12 1/15 इज इक्वल टू 9/60। ये हो जाए 15 4 जा 4 3 जा 3 9 जा 27, कितना? D/3 इज इक्वल टू 9, डी इज इक्वल टू 27, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 27 किलोमीटर, राइट आंसर। कितना सिंपल था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कितनी जल्दी पहुंच रहा है, इतनी देरी से पहुंच रहा है, यही करने का तरीका है, यही इसका बेसिक, यही इसका कंसेप्ट है। और सॉर्ट करने के लिए क्या होता, मैं इसको और इसको ऐड कर देता, क्योंकि यहाँ पर देर से है, यहाँ पर जल्दी है, सिर्फ इतना लिखता मैं, और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लेता, राइट आंसर आ जाता उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 97। 2,720 रुपए की दर से बेची गई वस्तु पर अर्जित लाभ 1,243 रुपए की दर से बेची गई वस्तु पर हानि के मुकाबले से 11% अधिक है। वो कहता है जितनी हानि है उतना ही लाभ है ऐसे बेचने में। तो मैं सीबी निकाला, दोनों को जोड़ के आधा करने से सीबी बन जाता है। लेकिन उसने कहा, ऐसा नहीं कहा कि जितना बेचने पर लाभ था उतनी बेचने पर हानि हो रही है, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला हानि के मुकाबले 11% अधिक लाभ हो रहा है। मतलब क्या होगा? उसने पहले बोला लाभ, इस पे बेचने पे तो हो रहा है लाभ। लाभ कैसे लिखते हैं? एस पी माइनस सीपी। ये क्या हो गया मेरा पूरा? आप बोलेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? फिर बेचने पर क्या हो रहा है? हानि। हानि क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। ये क्या हो जाएगा मेरा? लॉस। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। इतना पता चल रहा है? ठीक है। अब उसने क्या बोला? हानि के मुकाबले 11% अधिक लाभ हो रहा है। कितने परसेंट? 11% अधिक लाभ हो रहा है हानि के मुकाबले। तो 11% 100 में जोड़ूंगा, 111/10, मतलब 11% अधिक हो रहा है, 111/10, ठीक। 100, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इधर। 11% अधिक लाभ हो रहा है, इसको मैं सीधा से लिख दूं 11/10, इसको मैं हटा देता हूँ। ये तो पता ही चल गया आपको क्या है प्रॉफिट है, ये क्या है हमारा लॉस है, ठीक। 11, 11% अधिक लाभ अर्जित हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी इधर कितना हो जाएगा? ये 110 CP 27200 माइनस 10 CP इज इक्वल टू 1 हाँ ये पूरा होगा ना, एक मिनट। 11% अधिक है, तो 100 में जोड़ेंगे तभी तो अधिक होगा। अगर तो 11% हो रहा है तो ओनली बोले थे, उसने अधिक की बात की है, तो 100 में 11 ऐड करेंगे तो 111। 27000 माइनस 100 CP इज इक्वल टू 111 CP माइनस 1243 मल्टीप्लाई 111, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, 27200
ये प्लस में हो जाएगा 1243 मल्टीप्लाई 111 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस 211 सीपी। ठीक। अब इसको कहते हैं बहुत टफ हो गया भाई, तो करना पड़ेगा, कोई कैलकुलेशन कहेंगे बहुत इजी आ रही है, कहेंगे इजी नहीं आती। अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं 11/10 मान के, तो भी हमारा हो जाता। अगर आपको देखना है अप्रोक्सीमेशन से, मैं चेक करके देख लेता हूँ एक बार। कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी। अप्रोक्सीमेशन से मिलता जुलता आंसर आएगा। इसको मैंने कर लिया अप्रोक्सीमेशन 11 मान लिया, इसको मैंने मान लिया 10। ठीक है, ऐसे भी हो जाता है। 27200 माइनस 10 CP इज इक्वल टू 11 CP। थोड़ा कैलकुलेशन कम हो गई है। 1243 11 से मल्टीप्लाई करने का मुझे तरीका भी आता है। ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ कि CP एक तरफ, ये वाले एक तरफ, तो 27200 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 37, क्योंकि मैं ऐसे करता हूँ ना, 3 का 3, 437, 426, 213, 1 का 1, तो 136। ये है 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका। मल्टीप्लाई ना करके ऐड कर लो ना आपस में, काम खत्म। इज इक्वल टू 21 CP। अब आप बोलेंगे इसको फिर से ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल। कितना हो जाएगा ये? 3780213 4। अब 21 से डिवाइड कर देंगे, CP निकल जाएगा। 21 से डिवाइड कर लो, 21 वन जा 21, 22 जा ज़्यादा हो जाएगा 21। 21 कितना बचा? 9। ये कितना था? 3 में से दो का 1 बचा, 198। तो ये कितना हो जाएगा? 9 वाट। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना हो जाएगा ये? 9, 97। ठीक। अब कितना हो जाएगा ये? 21। 4 टाइम्स 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना होगा? 33। ठीक है, तो 194 के आसपास, 194 के आसपास यही आंसर है। 3 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम अप्रोक्सीमेशन से कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। उसके मुकाबले ये आसान होगी। बिल्कुल एक्यूरेट लाना है तो आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 111 मान लो पूरा पूरा, जैसे मैंने अप्रोक्सीमेशन ना मान के इसको पूरा 11 मान लो, इसको अपना 100 मान लो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, करके देख लेना। ठीक है, ये पूरा तरीका है, कैलकुलेशन बहुत टफ हो रही है, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन से कर लिया। कोई ऑप्शन दूर दूर थे, इतने पास पास नहीं थे। ये सब आती है चीजें प्रैक्टिस से। मेरे साथ बने रहिए, सब सीख जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कब आ गई चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है एक दुकानदार 1368 रुपए की दर से उत्पाद बेचता है। कितने की दर से? 1368 की दर से बेचता है। ये हो गया हमारा SP सेलिंग प्राइस। और 12%, 12.5% का लाभ कमाता है। 12.5 का मतलब जानती है ना, 1/8। जिनको नहीं पता कैसे आएगा मैं बता देता हूँ, देखो ऐसे। 100/112.5, दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, ऐसे करके। अब 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 अट्ठे 40, 5 नंग 45, 9 से काट लो उसको, 9 1 9, 9 4 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 8 दूनी, 9 1 9, 4 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 9 45, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16 का 0, हासिल का 1, 8 पंजे 40 और 1 41। आठी का ना, ये कैसे गलत हो गया? देख लेते हैं फिर से। लाभ ही कमा रहा था ना, बेचता इतना लाभ कमाता है। क्रय मूल्य, अच्छी अच्छी अच्छा, सही सही था सही था सही था, उसने आगे नहीं बढ़ा हमने। क्रय मूल्य के आधे के बराबर लाभ है। तो आधे के बराबर राशि पूछी, कितना आ रहा था हमारा? 8 दूनी 16। अरे इसको मैं पूरा ना करके ऐसा कर लूँ ना, 152 गुना 8, उसका आधा ही करना है मुझको। 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 1 4 2 6, 608 राइट आंसर। ठीक है, एक तरीके से करने का ये है। अरे पूरा पूरा से पूछे ना, उत्पाद के क्रय मूल्य नहीं पूछा, क्रय मूल्य के आधा पूछा है। तो ये मल्टीप्लाई करके जो आ रहा था हमारा, ये क्या हमारा क्रय मूल्य। अब इसका आधा पूछा था ना, तो 2 चौक 8 तो करना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने पहले क्या कर दिया, मैंने यहीं पर आधा कर दिया। 152, ये करते हैं ना, 152 गुना 8, ये क्या बनता हमारा? CP बनता। फिर उसका हाफ करना है, तो मैंने सीधा यहीं पे हाफ कर दिया 1/2। तो मेरी कैलकुलेशन और आसान हो गई। ठीक है, एक तरीका तो ये है। ये क्या है, 1/8 से कर सकते हैं। कैसे? ये 8 क्या है मेरा? CP है। 1 क्या है मेरा? प्रॉफिट है। तो 9 क्या हो गया मेरा? SP हो गया। सीधी सी बात है, 12.5 का लाभ हो रहा है, तो 9 के इक्वल इसको रख लो। तो 9 1 9, कितना बचा? 4, 9 चौक 9 पंजे 45, और 9 दूनी 18, सीधा 152 यहीं पे आ जाएगा। मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, CP 1/2 पूछा है तो 1/2। कैसे? फिर समझा रहा हूँ, देखो। ये होता फ्रैक्शन से, तो इतनी कैलकुलेशन भी नहीं होगी, फ्रैक्शन से और आसान हो जाएगा। कैसे? ये क्या है मेरा? SP है। ये क्या है मेरा? 1/8 है। नीचे में से क्या होता है? CP।
ये क्या मेरा लाभ मतलब +1 होता, हानि तो -1। अब सीपी इतना है, 1 पे लाभ हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 9, 9 यूनिट। लेकिन मुझसे क्वेश्चन कह रहा है कितना यूनिट है, 1368 यूनिट है। अब बोले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, तो 9 का 9, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 152। कितनी आ गई, 152। अब पूछता सीपी तो कितना हो जाता, 152 गुणा 8, 8 यूनिट की वैल्यू उसने पूछा। सीपी का आधा, सीपी का आधा मतलब इसका भी आधा मतलब 4, तो 2 चौक 8, कितना 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 का 4 और 2 6, 608। ये और सिंपल तरीका है, इसे बोलते हैं रेशियो मेथड या फ्रैक्शन मेथड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कक्षा में छात्रों को समान रूप से 720 मोबाइल को कितने तरीकों से वितरित किया जा सकता है। किसमें 720 मोबाइल को पूरी कक्षा में, तो क्या निकालना पड़ेगा हमको, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे। आपको दिख रहा है बड़ी से बड़ी संख्या 30 है और इस पूरी पूरा काट भी रही है, जो 720 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 24 बार कट जाएगा। ठीक। आप बोले कि 60 होता तो 60 राइट आंसर होता, आप बोले 80 होता तो 80 राइट आंसर होता। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बॉक्स में 103 नोटबुक और का औसत वजन 10.3 दे रखा है। कितने का, 10.3 का। जब इसमें एक नई नोटबुक जोड़ी जाती है तो औसत वजन 10.4 होता है। एक नोटबुक जोड़ने से कितना बढ़ रहा है, आप बोलेंगे 10.4 मतलब 0.1 बढ़ रहा है, तो कितना होगा उसका, आप बोलेंगे टोटल हो जाएगा 7, 20, 20.7 हो जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा 103 थी। अब उसमें से अब कितनी हो गई है, 104, 104 का कितना हो जाएगा, 20.7। अब बोलेंगे ये कैसे कर दिया, ये तो है शॉर्ट मेथड, बिना कैलकुलेशन के। ठीक। अब जिसे प्रैक्टिस कर रखी है, जिनको आता है अच्छी, तो वो समझ गए होंगे। जिसे नहीं पता उसे बता रहा हूँ कैसे करेंगे। 103 गुणा 10.3, ठीक है, प्लस 104 गुणा 10.4। क्यों, क्योंकि उसने कहा 103 का तो कितना है ये क्या है मेरा नंबर, ये क्या है मेरा एवरेज, ये क्या हो जाएगा मेरा टोटल सम। ऐसे ही फिर कितना हो, एक बढ़ा दिया तो नंबर कितना होगा, 104। 10.4 क्या है मेरा एवरेज, ये क्या होगा टोटल सम। टोटल सम पहला ये, टोटल सम दूसरा ये, टोटल कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 103 नोटबुक पहले थी, 104 नोटबुक बाद में थी, 207 नोटबुक। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा, ए स्क्वायर बन रहा है प्लस बी स्क्वायर बना, चाहे कैलकुलेशन करके सोल्व कर लेना, ये राइट आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। स्टेशन मास्टर एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई 7% बढ़ाने और कम करने का निर्णय लेता है। तो जब सेम बढ़ा रहा है सेम कम कर रहा है, तो बढ़ेगा तो कभी नहीं कम होगा। कितना कम होगा, x/10 का होल स्क्वायर। x/10 का होल स्क्वायर मतलब 60 का बटे 10 का होल स्क्वायर मतलब 0.7 का होल स्क्वायर मतलब 0.49। कितना कम होगा, हमेशा कम होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जब समान वृद्धि समान कमी होती है। तो x/10 का होल स्क्वायर लगा दें। आप बोलते कि अगर पता होता आंखों आंखों में कर देता, पेन भी नहीं चलाता मैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन ये दे रखा है दोनों वर्षों में शाखा C2 और कुल बिक्री दोनों वर्षों में शाखा C4, C2 और C4 का दोनों वर्षों का पूछा है रेशियो। C2 C4 का बोथ ईयर रेशियो, C2 C4, C2 C4 बोथ ईयर रेशियो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे मैं इनको ऐड कर देता हूँ, 8 3 11, 8 8 16 1 17 और C4 7 2 9 और 8 5 13, 171 अनुपात 139। ठीक है, 171 रेशियो 139। कितना सिंपल था, रेशियो पूछा रेशियो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमेशा से करते 1/13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। ये क्या कर दिया, मैंने आपको बताया ना, मल्टीप्लाई को डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो ये वाली संख्या रिवर्स हो जाती है, मतलब न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगी, ये भी रिवर्स हो जाएगी, ये भी रिवर्स हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है। 13 13 कट गया, 13 का क्यूब क्या होता है, 2197। वैसे आप देख सकते हो 3 या 9 या 27, ये तो कट जाएगा ना पूरा पूरा। 13 13 ये तो होगा नहीं, 3 या 9 या 27, इन तीन में तो होगा, तो कोई यहाँ नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बोलिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे याद है 13 का स्क्वायर क्यूब होता है 2197। वरना ऐसा कर सकते हैं 13 13 का स्क्वायर होता है 169 मल्टीप्लाई 13, सोल्व कर लेना 2197 आएगा। अब वैसे मैंने आपको बताया 20 तक तो क्यूब याद कर ही लो, बहुत जरूरी होते हैं। 50 तक स्क्वायर मेरे भी याद है, 20 तक क्यूब बहुत जरूरी है कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए, टाइम बचाने के लिए। वरना कैलकुलेट कर लो,
बस 15 से 20 सेकंड लगा दो फालतू, ऐसे तो करके तुमने 10 सेकंड, 10 क्वेश्चन में लगा दी, 20-20 सेकंड फालतू, उसको देख लो कितनी मिनट होगी। इतने में 3 क्वेश्चन निकल देगा अगला बंदा। 5,600 रुपए की राशि 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई। कितने की मास निवेश की गई? 5,600 रुपए की राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई। यदि 5 साल के बाद राशि वापस ले ली जाती है तो कुल राशि का आधा शेयर बाजार में निवेश किया था, इसी राशि का पता लगाइए। अब पहले देख लो, 5,600 रुपए की राशि 8% के लिए 5 साल में कितनी कर लेगा, बटे 100, क्या हो गया, PRT बटे 100। ये प्रिंसिपल है, ये मेरी आर है, ये मेरा टाइम है, ये हो गया मेरा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। 2 से 2 कट गया, 8 पंजे 40, जीरो का जीरो, 4 छंग 24, 4 पंजे 20, और तो 22, 2240 क्या होगा, मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। मेरा इतना ब्याज ब्याज मिलेगा मुझे इतने रुपए पे, 8% के लिए दूंगा 5 साल के लिए। तो मुझे 5 साल बाद कितनी राशि मिलेगी? आप बोल रहे हैं मुझे प्रिंसिपल है वो तो मुझे मिलेगा, प्लस मुझे ब्याज भी तो मिलेगा। कितनी हो जाएगी, 0, 4, 8, 7, 7,840, ये हो जाएगी मेरी टोटल अमाउंट जो मुझे वापस मिलेगा। अब वो बोल रहा है क्या, कुल राशि, ये मेरी कुल राशि हो गई, ठीक है। आधा शेयर बाजार में निवेश किया, शेष राशि का पता लगे। अब वो तो आपको आधा शेयर बाजार में निवेश कर दिया, तो आधी तो उसके बाद फ्री बची होगी। मैं बोल रहा हूँ आपसे 4 रुपए आपके पास है, मान लो 6 रुपए आपके पास है, आपने बोले आधे रुपए आप उठा के रख दो कल के लिए, आधे रुपए खर्च कर लो। आप बोलेंगे 3 रुपए मैंने खर्च कर दिए, 3 मेरे पास बच गए। सिंपल यही तो होता है। इसका आधा कर लो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 3420, नहीं 2 तिया 6, 2 नम 18, सॉरी, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 3920। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति समतुल्य त्रिभुज क्षेत्र पर त्रिभुजीय क्षेत्र के तलों के साथ 18 किलोमीटर प्रति घंटे, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। उस गति बताइए। 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बोलिए कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, मैंने मान लो डिस्टेंस कुछ भी मान लो, जो इनका एलसीएम है वो डिस्टेंस मान लो। डिस्टेंस मैंने मान ली 72 किलोमीटर की डिस्टेंस में कवर करता हूँ 18 की स्पीड से। आप बोले ठीक है, क्या हो जाएगा, टाइम T1। फिर क्या मैंने किया, 72 किलोमीटर डिस्टेंस सेम ही है, T2 कितने से, 24 से। ऐसे ही हो जाएगा T3 कितने से, 72 किलोमीटर 36 से। कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72, 24 या 72, 18 चौक 72। टोटल टाइम कितना आ गया? आप बोलेंगे टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, 4 3 7 2 9, 4 + 3 + 2 हो गया 9। टोटल टाइम आ गया 9। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज औसत यात्रा, मतलब एवरेज स्पीड क्या होता है? आप बोलेंगे कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन कुल समय, टोटल टाइम। ठीक, कुल दूरी कितनी होगी, 3 × 72, क्योंकि मैंने 72 72 72 3 बार तय किया, एक बार 18 की स्पीड से, एक बार 24 की स्पीड से, 36 की स्पीड से। ठीक है, टोटल टाइम कितना हो गया, 9। 9 × 8 = 72, 8 × 24, राइट आंसर। वैसे भी एवरेज बीच वाली संख्या होती है, सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। आप बोलोगे तो आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आपको चाहिए विद सॉल्यूशन या विदाउट सॉल्यूशन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसी हिसाब से अपलोड कर दूंगा। वर्गाकार गिलास के टुकड़े का कुल क्षेत्रफल कितना, 784 है। एक मेज के ऊपर रखा है, मान लो एक वर्गाकार मेज है इस तरह से। ठीक, इसके ऊपर इस तरह से क्या रखा है, इस तरह से एक वो रखा है मेरे पास, कोई वर्गाकार, वर्गाकार तो लग भी नहीं रहा, दोबारा बना लेते हैं। वर्गाकार, ये वर्गाकार मेरे पास कोई मेज है, और उसके ऊपर वर्गाकार मैंने रख रखा है शीशा। आपने देखा होगा ना, ऐसे शीशे रखे रहते हैं मेज के बीचों बीच में, उसके नीचे बहुत सारी चीजें रखी रहती हैं, ऐसे आपको पता भी होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है वर्गाकार गिलास के टुकड़े का क्षेत्रफल। पहले वर्गाकार गिलास के टुकड़े का क्षेत्र, मतलब इसका, ये जो वर्गाकार गिलास है इसके टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है, ए स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, कितना, 784। तो भुजा कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 28, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 28। फिर बता रहा हूँ, देखो पता तो होना चाहिए, तो भी तो कह रहा हूँ 30 तक याद होनी चाहिए, 50 तक तो याद होनी चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर, कितना दे रखा है, 784। भुजा कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल टू अंडर रूट 784, ए इज इक्वल टू 28। कितना हो गया, 28। ये कितनी होगी, 28। अंदर वाली जो ब्लू वाली है, मैं ये बाहर बना देता हूँ, ये है 28। आप बोलोगे तो ये भी 28 होगी, मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक है, वर्ग है ना स्क्वायर, स्क्वायर की चारों भुजा बराबर होती है, ये भी 28 होगी, ये भी 28 होगी। बोलेंगे इतनी बात समझ में आ गई। आगे कह रहा है मेज के किनारे और कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, 9, ऐसे बोल रहा है, 9। तो आप बोले यहाँ से यहाँ तक भी तो 9 होगा, मैं बोलूंगा यहाँ। आप बोले यहाँ से यहाँ तक भी तो 9 होगा, आप बोलेंगे हाँ। मैं बोले यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी 9 होगा। अब 9 में प्लस इसमें कर दूंगा, 9 प्लस में इसमें कर दूंगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना। तो टोटल कितना है, 28।
28 में इधर इधर को भी 9 बढ़ेगा, इधर को भी 9 बढ़ेगा, क्योंकि बीच में कितना है ये है 28। 9 ये बढ़ गया, 9 ये बढ़ गया, टोटल कितना बढ़ गया इसमें, आप बोले 28 में 18 बढ़ गया। 28 प्लस 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46। 46। समझ में आ गई ना बातें, कितना सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था। ये तब होते हैं जब माइंड में कोई प्रेशर ना हो, आराम से कूल माइंड सारे क्वेश्चन होते चले जा रहे हो, तो ये बात में आएगी। तो आपने पहले 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए हो और लग रहा हो कि मैं 5-6 क्वेश्चन में फालतू टाइम दे चुका हूँ, फालतू टाइम दे चुका हूँ 2.5 से 3 मिनट, तो ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से बन पाएंगे। दुकानदार ने एक क्रय मूल्य को 37% को मार्कअप के रूप में जोड़ा। मतलब कोई 100 रुपए की चीज थी, उसने वो मार्क प्राइस कितना कर दिया, 37% बढ़ा के 137 कर दिया, क्योंकि प्लस 37% बढ़ा दिया। ठीक है, अब उसने क्या किया, विक्रय पर अंकित मूल्य पर कितना 37% की छूट दे दी। अब उसने क्या किया, सामान बढ़ाया और सामान कम किया। पहले तो कितना 37 था, अब इसने सामान कम कर दी, कितने वो कर दी इसने, अब आप देख लो इसमें 137 का ये हो जाएगा 63, क्योंकि 100 - 37 कितना हो जाएगा, 10 में से 3 7 हो गया, 3 बचे, 9 में 3 6, 63 अपॉन 100। ठीक है, अब इसके से मल्टीप्लाई कर लो 0.63 की, कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 137 की मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ 63 की, तो 3 7 21, यहाँ से लगे 2, 3 से 9 तो 11, यहाँ से लगा एक, 3 इकन 3 और 1 4, देखो 3 7 21, यहाँ से लगे 2, 3 से 9 तो 11, यहाँ से लगा एक, 3 इकन 3 और 1 4, 6 7 42, यहाँ से लगे 4, 6 3 18 और 4 22, 6 इकन 6 और 2 8, कितने हो गए, 1 3 6 8। ठीक है, 86, और ये पॉइंट कितना है यहाँ पे, 2 के बाद आएगा ना, यहाँ पे 100 है ना फोन में, 0.2। अब 100 में से 86.31 घटाऊंगा, कितना बचेगा, आप बोले 0.0016, 9 में 6 का 3, 9 में से 8 गया 1, 1369, 1369 क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि मैंने खरीदी इतने की थी, मैंने सेल इतने की कर दी, तो मेरा लॉस ही तो हुआ। ये नहीं, ये नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं लगा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। मान लो कोई चीज 100 रुपए की लाई, आपने उसे 20% बढ़ा के दे दिया, लिख दिया उस पर 120, आपने बोला मैं इस पे 40% की छूट दे रहा हूँ या 50% की छूट दे रहा हूँ, आपने सीधा 50% की छूट कर दी, 60 रुपए की बेच दी। आप 100 की लाए थे, 60 की बेच रहे हो, नुकसान तो हो गया ना आपको। बस यही क्वेश्चन पूछ रहा था बेसिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान राशि को 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज के तहत निवेश करने पर दोनों से अर्जित ब्याज के बीच अंतर पूछा है। ठीक है, किसके बीच, ब्याज के बीच अंतर। तो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे के लिए फॉर्मूला होता है, अगर इसमें क्या दे रखा हो, हमारा डिफरेंस पूछा हो तो, या डिफरेंस बताना हो तो, समान राशि के लिए 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज के तहत निवेश के दोनों पर अर्जित ब्याज के बीच अंतर 4 रुपए है। डिफरेंस दे रखा है, राशि बतानी है। तो 2 ईयर का CI माइनस SI इज इक्वल टू कितना होता है, PR² अपॉन 100², ये होता है। ठीक है, अब क्या करना क्या है, ये करना है, 2 ईयर का CI एंड SI डिफरेंस दे रखा है 4 रुपए, तो 4 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 4² मतलब 4 × 4 अपॉन 100 का स्क्वायर, 100 × 100। अब इससे कटिएगा कितनी बार, 4 से 4 कटिएगा, ये कटिएगा से 25 बार। ठीक है, 4%, 4%, 25 25 25 25, तो आना तो नहीं चाहिए था, मैंने गड़बड़ तो नहीं की, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सामान्य ब्याज के तहत दोनों से अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 4 रुपए है। ठीक है, यदि ब्याज 4% प्रति वर्ष है, ठीक है, अब 25 25 625, 625 में गुणा करूंगा, बात तो वही आएगी, 25,000। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शायद 4 रुपए नहीं, कुछ और होगा, इंग्लिश में कुछ और था, ये मुझे ध्यान आ रहा है। मैं इसको चेक करके, हो सकता है कल ऐड कर देंगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मतलब फॉर्मूला ये है, आप ध्यान से इसको याद रख लेना, यही करने का हमारा तरीका है। ठीक, 4 से कुछ हो रही है, ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या था। इंग्लिश का फॉर्मेट होता तो चल जाता, पता इंग्लिश में क्या दे रखा है, उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि 3 साल में 2 गुना हो जाती है, मतलब कोई प्रिंसिपल है, 3 साल में कितने हो रही है, 2 गुना हो रही है, अगले 3 साल में कितनी हो जाएगी, फिर से बोलेंगे 2 गुना हो जाएगी, तो 4P होगी, अगले 3 साल में कितनी हो जाएगी, 8P, अगले 3 साल में 16P, अगले 3 साल में 32P, अगले 3 साल में 64P, अगले 3 साल में 128, अगले 3 साल में आप बोलेंगे 256।
कितना, 3 साल ये, 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 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21, 3 24, 24 साल। ठीक है, ये तरीका है। वरना एक तरीका क्या है, पावर वाला, उससे भी कर सकते हैं हम। जिसको पता होगा वो उससे कर लें, जिसको नहीं पता वो इससे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब एक संख्या को 84 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 आता है। अब देखो, संख्या को 12 से भाग देना है, 12 से 84 पूरी पूरी कट रही है, शेषफल क्या आ जाएगा, फिर से 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि संख्या इससे कम है। जब संख्या जो दे रखी जिससे भाग देना हो और पहली वाली संख्या उससे पूरी पूरी कट जाए, ठीक, इससे भाग देनी है और पहली संख्या ये है, पूरी पूरी कट रही है, तो जो शेषफल आता है उसमें भाग दे देते हैं। अब 10 में 12 से भाग दोगे तो जाएगी नहीं, 10 का 10 पूरे का पूरा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है, सबको पता होगा, सिंपल ही क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 13√3 सेंटीमीटर विकर्ण के घन को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो भुजा√3 क्या होता है, ये घनाभ, घन का विकर्ण होता है, इज इक्वल टू 13√3। तो घन की भुजा कितनी आ गई, आप बोले घन की भुजा आ गई हमारी 13। ठीक है, उसको पिघलाकर घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ पिघाल के बनाते हैं, मतलब उसके वॉल्यूम की बात की है घन का। घन का वॉल्यूम क्या होता है, आप बोलेंगे भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा की क्यूब, सॉरी भुजा का क्यूब। तो 13 × 13 × 13, ये क्या हो गया, घन का वॉल्यूम हो गया। यदि घनाभ की लंबाई घन के पार्श्व के समान है, घनाभ क्या होता है, एल बी एच, एल बी एच। अब उसने बोला इसके इक्वल है 13 × 13 × 13 के। एल कितना है, इसके पार्श्व के समान है, मतलब इसकी भुजा के बराबर है। तो भुजा तो इसकी सारी 13 13 13 है, कोई सी भुजा के बराबर हो। तो लंबाई किसके बराबर है, इसकी लंबाई के। मान लो लंबाई ये है, लंबाई ये है, लंबाई ये, क्योंकि तीनों 13 है। तो लंबाई कोई सी मान लो, चौड़ाई कोई सी मान लो, ऊंचाई कोई सी मान लो, आगे 13 ही। ठीक है, चौड़ाई कितनी दे रखी है उसने, 6.5, मतलब 13/2। 6.5 13/2 ले सकते हैं, आप बोलेंगे ठीक है। एच पूछ रहा है, ठीक है, 13 से 13 कट गया, 13 से 13 कट गया, ये अपोन में दे जाएगा मल्टीप्लाई में, एच इक्वल टू 26, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 13 दूनी 26। इतना सिंपल था। यही तरीका है एग्जाम में करने का। आलतू फालतू कुछ नहीं सोचना, आलतू फालतू दिमाग नहीं लगाना। फिर जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे सुनते चले जाओ, प्रैक्टिस करते चले जाओ, चीजें आराम से आ जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा कब आ गई। ये कितना हो जाता है, अब बीच में ब्रैकेट दे रखा है तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई, 4 × 2 8, तो 8 की पावर 8 मल्टीप्लाई, ये क्या होता है, आप बोलेंगे 8 × 8 = 64, 512, मतलब 8 की घात 3। 8 की घात 2 क्या होता है, आप बोलेंगे 64, 64 तो होता है, और 8 8 × 4 = 32, और 8 × 6 = 48, 3 512, 8 की घात 3। अब 3 की घात 2 मतलब 8 की घात 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 18, ये अपोन में पावर 6 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस के 6। 8 पावर 8 मल्टीप्लाई 8 पावर -6 मल्टीप्लाई 8, ये 8 और 8 कितने हो जाएगा, पावर 1 पावर 8 9, 8 पावर 9 मल्टीप्लाई 8 पावर -6 प्लस 18 नहीं चलता रहेगा, तो प्लस 18 नहीं चलता रहेगा, कितने हो जाए 8 पावर 3। 8 पावर 3 कितना होता है, आप बोले 8, 512, अभी तो बताया था मैंने, ये क्या होता है 512, 512, ये हो गया 512 प्लस 18, 8 2 10, ये रहा, प्लस 18 ऐड कर लो इसमें, 8 2 10, एक और एक दो और एक तीन, 530। सिर्फ पावर का खेल था और कुछ नहीं था। 8 क्यूब पता है 512 होती है, सबको पता होगा, तभी तो कहता हूँ 30 तक या 20 तक तो कम से कम क्यूब याद रख लो। बिनो ने फ्रेंच में बनना गुणा करते रह जाओगे, दूसरा करके निकल जाएगा, इतने में 2 3 सवाल। बिनो ने फ्रेंच में 80 में से 76 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 98 अंक, और स्पेनिश में 70 में से 56, और जापानी 50 में से 43 प्राप्त किए। कितने, 80 में से, ये टोटल मार्क्स, ये है उसके गेन मार्क्स। 76, 100 में से 98, 70 में से 56, 50 में से 43, टोटल कितने ज्ञान गेन कर लिए, तो 8 6 14, 6 20, 3 23, यहाँ से लगे 2, 2 7 9, 9 18, 5 23, 4 27, 273 प्राप्त किए उसने। कितने टोटल में से, आप बोलेंगे 0, 8 7 15 और 5 20, 300 में से 273 प्राप्त किए, तो कितने परसेंट प्राप्त किए, आप बोलेंगे अपॉन टोटल, मल्टीप्लाई 100, 100 से ये कट गया, 3 नम 27, 3 ही गणा 3, 91%। कितना सिंपल था। टोटल मार्क्स, टोटल पूर्णांक मतलब जो दे रखा है उसका, जितने प्राप्त कर लिए उससे डिवाइड कर दो, ऐसे निकलता है। बहुत से लोगों को ये भी निकालना नहीं आता, बताओ। अब इसको सीख लेना, रिपीट कर लेना, समझ में नहीं आया हो तो आराम से 1 2 हफ्ते बाद फिर से रिपीट कर लेना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनने शुरू हो जाए, पता भी नहीं चला कब आ गए। वेस्ट मत करो टाइम, 5 5 6 6 घंटे क्लास लेने से अच्छा है 5 6 बार एक क्लास ले लो, वो बढ़िया है। अकील ने 4 बच्चों के बीच 550 रुपए को उपहार साझा किया। अच्छा, 4 बच्चे हैं, उसके बाद एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से से दोगुना है। अच्छा,
तीसरे बच्चे का हिस्से का 3 गुना है और चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना है। कौन से हिस्से की बात कर रहा है बार बार ये? पहले बच्चे के हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से से 2 गुना है, तीसरे बच्चे के हिस्से से 3 गुना है, चौथे बच्चे के हिस्से से 4 गुना है। फिर से ये बात समझने की वाली है, बस यहीं पे पूरा सवाल आराम से हो जाएगा। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से से 2 गुना है और तीसरे बच्चे के हिस्से से 3 गुना है। तीसरे बच्चे का हिस्सा मैंने मान लिया 1, इससे 3 गुना हो गया पहले वाले का, मतलब 2 मान लो, चलो 2, इससे पहले वाले का हो गया इसका 3 गुना, और तीसरे बच्चे से 3 गुना है किसका? पहले वाले बच्चे का, और दूसरे बच्चे से 2 गुना है, तो इसका हो गया 3, और चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना है, ये हो गया 1.5। जब तो 4 गुना होगा, आप बोले इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, बढ़ना भी ले सकते हो। इसको 12, इसको 6, इसको 4, इसको 3। देखो इस वाले का 3 गुना, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना और इसका 4 गुना, आप ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 12 6 18, 4 22 और 3 25। 12 6 18, 4 22 3 25। 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 550। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, एक यूनिट की वैल्यू होगी 22। पूछा गया पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के प्राप्त उपहार राशि बताइए। पहले बच्चे की और दूसरे बच्चे की, मैंने ये वाली मानी थी ना, अब तो ये वाली। तो पहले बच्चे की कितनी होगी? ये। दूसरे बच्चे की कितनी होगी? ये। टोटल कितनी होगी? 18। प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई 18। 18 दूनी 36, 6 लास्ट में इसमें ही है, 18 दूनी 36, 3 39, राइट आंसर। इसलिए मैंने इसको 2-3 बार पढ़ा, इस लाइन को, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक, और इसी लाइन से सारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात 3-5-7 है। किसका? हामिद का, क्रिस्टो का और गणेश का 3:5:7 के अनुपात में है। टोटल कितना हो जाएगा? पता नहीं, मुझे छोड़ो। यदि गणेश को हामिद से 564 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो सारा क्वेश्चन तो आराम से हो गया। यदि गणेश को हामिद से कितने अधिक मिल रहे हैं? मेरे हिसाब से आप बोलेंगे 4 अधिक मिल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 नहीं, 564 अधिक मिल रहे हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4×4, 4×16, 4×4, 141। तो क्रिस्टो को कितना वेतन मिला? क्रिस्टो को कितना है? ये वाला। तो 141 मल्टीप्लाई 5, 5 बन जा 5, 5 4 20, 5 बन जा 5 to 7, 705, राइट आंसर। कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। 214 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं करना, 214 जिसको भी पूछे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 5 कर दो। कितना? 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। पूरा पूरा नहीं काटना, जितनी बार जा रहा आराम से उतनी बार काट लो। 5 8 40, इतनी बार जाएगा, 5 ही करना 5। अब लास्ट वाली जो 3 बची, जो नॉर्मल मेन संख्या को छोड़ के बाकी संख्याओं को ऐड कर लो। तो 42 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 51। यही क्या है? राइट आंसर। और सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब आपको कोई बहुत जगह दिखा दूंगा मैं ऐसे ही, इससे थोड़ा सा और अच्छा, इसी फैक्ट पे आधारित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। एक अंग्रेजी आधारित कंपनी की एक समर्थन परियोजना में 513 पुरुष 513 महिलाएं कर्मचारी हैं। कितनी है? 513 पुरुष है, 513 महिला कर्मचारी है। सभी कर्मचारियों में को मैन भी 513 है, वुमेन भी 513 है। यदि सभी कर्मचारियों में औसत उत्पादन कितना है? इन दोनों का एवरेज कितना है? 63 है। किनका? सभी कर्मचारियों का, इन दोनों का मिला के। पुरुष कर्मचारियों का औसत कितना है? 63। आपको पता है जब इनका भी 63 है तो इनका भी 63 होगा, क्योंकि जब दोनों का टोटल कितना है? 63। जितना मैन का होगा उतना ही वुमेन का होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। अब दो ऐसा क्वेश्चन के लिए स्क्वायर रूट निकाल के ऐड करना है सीधा सीधा। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ। 21, ये पॉइंट पॉइंट भूल जाओ, पेयर बनाओ पहले इनके। जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं पेयर बना लेते हैं। कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, कितना बचा? 5। ये कितना हो जाएगा? जितनी बार जाता है उसको इसमें ऐड करके लिख देते हैं, इतना तो पता ही होगा आपको। फिर पूरे का पूरा पेयर उतरता है, डिवाइड की तरह नहीं उतरता, इसलिए पेयर बनाते हैं। कितनी बार जाएगा? आप बोलेंगे ये जाएगा मेरे हिसाब से 4 चौक 16, 4 8 32, नहीं। ये कितनी बार जाएगा फिर? 9 9 81, नहीं। 8 8 64, नहीं। 6 बार चला जाएगा। 6 6 36, 6 8 48, 516। इसका तो आ गया हमारा 4.6। अब लगा दो पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट हो गया। ऐसे ही कर लेंगे 7921 का। पेयर लगाओ, पेयर बनाओ, इस तरह से डिवाइड करो। कितनी बार जाएगा? 8 8 जा 64 होगी, 9 टाइम ज्यादा हो जाएगा। 8 8 जा 64, कितना बचा? अब बोलेंगे 5, या हो गया 1।
कितनी बार गया 8 बार, प्लस 8 कर लो, कितना होगा 16, फिर पूरा का पूरा पेयर 21, कितनी बार जाएगा आप बोलेंगे 9 टाइम्स, 9 नम 81, और हाँ से लगे 8, 9 छंग 54, हाँ 9 टाइम्स, फिर 9 नम 81, हाँ से लगे 8, 9 छंग 54, और 8 कितने हो गए 62, हाँ से लगे 6, 9 एक 9 और 6 15, अब 89, इसका आ गया हमारा 8.9। अब 4.6 प्लस 8.9 कितने हो जाएंगे, अब बोलेंगे 9 6 15, 8 4 12 13, 13.5, 13.5 में 8.9 जोड़ूंगा, 9 5 14, लास्ट में 4, ये रहा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 119, उन दो अंकों का गुणनफल प्राप्त करें जिसका लघुत्तम समापवर्तक 70 है और में से 7 है। अरे कुछ नहीं पूछा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, में से गुणा ले से, मतलब HCF, पूरा लिख दो अगर भाषा में अपनी मैथ वाली, HCF मल्टीप्लाई LCM, HCF दे रखा है 70, LCM दे रखा है 7, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई 490, तो फिर तो फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, फॉर्मूला रखो वैल्यू पुट करो आंसर। एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने पाया कि कुल उत्पाद को 11% दोषपूर्ण है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अगर ऐसे पता नहीं लग रहा है ना, पहले वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर अपना टाइम देखें, फिर मेरे कराने का तरीका देखें, फिर उसके बाद अपना टाइम देखें, तब आपको लगे हाँ कहीं ना कुछ तो सीखने मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरी मेहनत है और अब कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है, चाहे 1% 2% मिल रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इस वाला क्वेश्चन हम फटाफट करा देते हैं। एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने पाया कि कुल उत्पाद का 11% दोषपूर्ण है, मतलब टोटल कितने हैं 100 बनाए उसने कंपनी ने बल्ब, टोटल बनाए 100, उसमें तो बोला 11 तो वेस्ट हो गए, टूट गए, फूट गए, जले नहीं, काम में नहीं आए, तो डिफेक्टिव पीस था। बचे कितने उसके पास 89 बल्ब बचे जो एकदम ओके टेस्टेड है। ठीक है, अब उसने बोला ओके टेस्टेड कितने हैं, गैर दोषपूर्ण मतलब जिसमें कोई दोष नहीं है, वो है 6319। ठीक, जब 6319 की वैल्यू कितनी होगी, इतनी, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलेंगे इतनी, पूछा क्या है दोषपूर्ण की वैल्यू, दोषपूर्ण कितने हैं, यही तो है काम नहीं किए, मल्टीप्लाई ये पूछा मुझसे बस, यही पूछा है, कैसे करेंगे देखो, 89 से इसको मल्टीप्लाई कर लो 6319, कितने बार जाएगा आप बोलेंगे, ये चला जाएगा 5 अट्ठे 40, 9 अट्ठे 72, नहीं 8 अट्ठे 64, 7 बार चला जाएगा, 7 नम 63, यहाँ से लगे 6, 7 अट्ठे 56 और 6 62, आप बोलेंगे कितना हो गया 8 और 9 वन, 71 आ गया, किसका, इसकी वैल्यू, पूरे इसकी वैल्यू 71, 71 क्या है मेरे, एक यूनिट की वैल्यू, पूछी मुझसे कितने की वैल्यू है 11 यूनिट की, क्योंकि उसने पूछा दोषपूर्ण, दोषपूर्ण कितने 11 ही तो है दोषपूर्ण, देखो ये 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, जब मैंने आपको बताया 11 से मल्टीप्लाई करनी हो, सेम डिजिट ऐसे कैसी, इसको इसमें ऐड कर दो 718, फिर इसको ऐसे कैसी 781, 781 राइट आंसर। ठीक है, इतना फास्ट सॉल्यूशन आपको मैं होप कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।